हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय सैनी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में जो टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपको वो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है तो आप अपने स्क्रीन पर जो टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक है आप उस पर क्लिक कीजिए। वो लिंक उस वीडियो का है जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स नॉट नेसेसरी मीनिंगफुल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल द यूजिंग ऑल अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो सबसे पहले हम इलाहाबाद में इसके वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 टोटल वर्ड्स हैं। तो हम जब भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम फैक्टोरियल यूज करेंगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन जो वर्ड दो बार जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पर, क्योंकि ए जो है वो 4 बार 1 2 3 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो एल है वो 2 बार यूज आया है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। तो इसकी आप वैल्यू निकालेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और आगे 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 से वो 4 कट जाएगा, और नीचे जो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है तो 2 लिख देंगे। 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 9 4 36 इंटू 6 5 30, 210। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7560। तो ऑप्शन बी जो हमारा है 7560 वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 62nd क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रजनी गोज टू रुड़की फ्रॉम कानपुर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अगर टू एंड फ्रो मोशन है एक डिस्टेंस डी के बीच में, और जाते वक्त ए किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं और आते वक्त बी किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जा रहे हैं, तो इनकी एवरेज स्पीड जो होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। तो यही हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर a क्या है 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो यहाँ पर ये होगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा। 4 टू 8 6 8 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी। 63rd क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमें सॉल्व करने के दिया गया है। 835 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 835 माइनस 378 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 835 इंटू 835 प्लस 378 इंटू 378। अगर मैं 835 को a मान लूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 835 इज इक्वल टू a और 378 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमें डिवाइड में दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड में दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2ab आएगा तो ये कट जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आप ये काट सकते हैं, तो इसका एक कांस्टेंट आंसर आएगा 2। तो ये जो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, और हमें ये बात पता लगी कि आंसर जो है वो इनकी वैल्यूज पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका कांस्टेंट आंसर 2 ही आएगा, चाहे यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू रख दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीन ऑफ 1754 3 and 4 is m. The numbers 3 4 2 2 3 3 and p have mean m minus 1. तो ये m की वैल्यू निकालकर हमें यहाँ रखनी है। एंड मीडियन q, फाइंड q, मीडियन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से m की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हम वर्बली सोल्व कर सकते हैं। मीन दे रखा है m, हम सब इन सबको ऐड कर देंगे। 7 और 1 8 और 5 13, 14 15 16 24 24 इनका टोटल सम है, और टोटल नंबर्स 6 हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पर 24 अपॉन 6 4 आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर द नंबर्स दिस हैव मीन m माइनस 1। तो इन सब नंबर्स का मीन 4 माइनस 1 मतलब 3 है। मतलब 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस
3 प्लस p अपॉन यहाँ पर a 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू m-1 मतलब 3। तो ये हमें सेकेंड जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इससे हमने इक्वेशन बनाई। इनको ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 प्लस p इज इक्वल टू 21। सो p इज इक्वल टू हमारी कितनी वैल्यू आ गई? यहाँ पर हमने एक वैल्यू छोड़ दी है, 3 4 2 2 था, तो एक और 2 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 15 की जगह यहाँ पर 17 आएगा, 17। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो अब हमें यहाँ पूछा है मीडियन निकालने के लिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। 2 2 3 3 3 4 और ये p का 4। तो हमारा जो मीडियन आया वो बीच का नंबर 3 जो हमारा इसका यहाँ पर आंसर होगा। सी जो हमारा आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65th क्वेश्चन। Amit can beat Vinu by 20 meter in a 200 meter race. Vinu can beat Chandra by 10 meter in 250 meter race. In a race of 100 meter, by how much distance Amit can beat Chandra? और हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमें अमित दिया हुआ है, वीनू दिया हुआ है। अमित वीनू को 200 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा देता है। मतलब अमित अगर 200 मीटर चलेगा तो वीनू 180 मीटर चलेगा। और सेकंड में क्या दिया हुआ है? वीनू और चंद्रा बीट कर सकता है 10 मीटर से। तो वीनू अगर 250 मीटर चलेगा तो चंद्रा जो है वो 240 मीटर चलेगा। तो हमको यहाँ पर जो वीनू की वैल्यू हम अगर इक्वल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अमित और चंद्रा के बीच में क्या रिलेशन है, कितने जल्दी वो उसको हरा देगा। तो सबसे पहले तो मैं 0 हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सब इन दोनों को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 18 दिखा, यहाँ पर 25 दिखा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। तो अमित की जो 500 आया इधर, जो वीनू की जो रेस आई ये 450 आई, और चंद्रा की जो आई वो 432। यहाँ पर मैंने 24 इंटू 18 किया। तो हम देख सकते हैं कि 500 मीटर की रेस में अमित जो है वो चंद्रा को 68 मीटर से हरा देता है। तो 500 में 68 मीटर से हरा देगा। तो हमसे क्या पूछा है? 100 मीटर में कितने उससे हरा देगा अमित। तो 100 में हमें इसको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 500 में 68 से हरा देगा। तो 100 में 68 अपॉन 5। तो 68 अपॉन आप 5 करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 13.6। 13.6 इसका सही आंसर है। 13.6 बी जो ऑप्शन है वो सही है। 66 क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ हार्ट आर रिमूव्ड, द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो ये सिंपल सा कार्ड्स का क्वेश्चन है। देखिए 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, तो हमने जैक, क्वीन और किंग ऑफ हार्ट हटा दिया, तो 3 कार्ड हमने हटा दिए। टोटल कार्ड कितने बचे? 49 कार्ड्स बचे। उसमें कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। रेड कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड भी होते हैं 26। अब 26 में से हमने 3 रेड कार्ड हटा दिए, क्योंकि जैक, क्वीन और किंग के हार्ट हटा दिए, तो बचे कितने? 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड 23 अपॉन 49। 23 अपॉन 49 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67th क्वेश्चन। The remainder obtained when 1 factorial plus 2 factorial plus up to 77 factorial is divided by 7 is। तो हमको रिमाइंडर बताना है जब ये सब 7 से डिवाइड होंगे। तो हमको एक बात पता है कि 7 फैक्टोरियल और उसके बाद 7 फैक्टोरियल और उसके बाद के 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, सभी फैक्टोरियल में 7 तो आएगा। तो वहां पर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि 7 जो डिनोमिनेटर में है वो सबको रिमाइंडर सबको काट देगा, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो 1 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल तक जो हमारी वैल्यू होगी हम उसी को ऐड करेंगे, और 7 फैक्टोरियल के बाद सब रिमाइंडर 0 होगा। तो हमें करना है समेशन 1 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल का जो सम होता है वो होता है 873। 873 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 7 2 14, 33 बचा, 7 4 28। तो 5 जो है हमारा रिमाइंडर बचा, और 5 ही इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ रक्षा एंड महक 15, एवरेज एज ऑफ महक रमा 12, एवरेज एज ऑफ रक्षा रमा 13, एज ऑफ महक विल बी। तो हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसकी इक्वेशन बना देते हैं। रक्षा प्लस महक इज इक्वल टू 15, एवरेज है तो दोनों की 30 होगी टोटल, महक और रमा, महक और रमा, राम लिख देता हूँ 24, और रक्षा प्लस रमा की कितनी 26, क्योंकि हमने डबल कर दिया। अगर हम सबको इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ रक्षा प्लस महक प्लस रमा इज इक्वल टू 80, और रक्षा प्लस महक प्लस रमा की जो टोटल एज आ जाएगी वो आ जाएगी 40। तो हम यहाँ से अब किसी की भी एज निकाल सकते हैं। हमसे पूछा महक की एज, तो हम ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो महक की एज कितनी आ गई, महक की एज आ गई 14 ईयर्स। 69th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन अ कॉलेज ऑफ 500 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज 40% ऑफ होम प्ले क्रिकेट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 500 स्टूडेंट्स हैं, 60% बॉयज हैं, मतलब 300 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 200। 40% ऑफ होम प्ले क्रिकेट, तो इसमें से 40% मतलब 2/5। तो अगर आप यहाँ पर 2/5 करेंगे, 5 6 120 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और हमें 180 का नहीं पता। ये बॉयज की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद देयर आर 75% ऑफ गर्ल्स प्ले टेबल टेनिस, तो 75% हो गया 150 प्ले टेबल टेनिस, और 50 एंड 75% of girls play table tennis. There are only 2 games to be played. The number of students who do not play any game is. तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये जो 180 लड़के हैं ये टेबल टेनिस खेलते हैं या कुछ नहीं खेलते। तो हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी गेम। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशियंट है, हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Next question is question number 70. The length, breadth and height of a room are in the ratio 3:2:1. If the breadth and height are half while the length is doubled, then the total area of the 4 walls of the room will. तो यहाँ पर हमको ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे दिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो मैं यहाँ मान लेता हूँ 3, 2 और 1, इन्होंने रेशो दिया हुआ है। क्योंकि हमें हाफ करना है तो मैं इसको एक बार डबल कर देता हूँ ताकि हाफ करने में आसानी हो। 6, 4 और 2 मैंने गिवन मान लिया। उसके बाद इफ द ब्रेथ एंड हाइट आर हाफ, 2 1 कर दी हाइट, और लेंथ इज डबल्ड और 6 से 12 कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि इसमें आप जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालोगे उसमें क्या अंतर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। हम यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पर भी सेम ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो देख लेते हैं क्या आएगी। फर्स्ट से हम जो निकालेंगे, फर्स्ट से हमारी आएगी, ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड, ट्वाइस ऑफ L इंटू एच 12 प्लस 8, और सेकंड से हमारी क्या आएगी ट्वाइस ऑफ L इंटू एच 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई 40, और यहाँ पर हमारी क्या आई 28। तो 12 का अंतर हमको मिला। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा 12/40 इंटू 100, 4 3 12, 4 10 40। तो 30% डिक्रीज हमको देखने को मिला। डी ऑप्शन इसका सही है। 71st क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ नंबर ऑफ 109 डिजिट्स इज रिटन एज फॉलोज, मतलब 1 से 109 डिजिट्स का एक नंबर है जो कि 1 2 3 फिर 10 11 मतलब 109 तक हमने डिजिट्स का ये नंबर है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू गिवन नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 2 and 5। सो 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में से 0 ही आना चाहिए, क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। हम ये नंबर देख लेते हैं कि इसके लास्ट में क्या है, तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम ऐड करके 5 और 2 दोनों से डिविजिबल बना देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 109 डिजिट का नंबर है। 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हो गई, 1 से 9 तक 9 डिजिट हो गई।
फिर 10 से 49 तक अगली 50 डिजिट हो जाएंगी, क्योंकि 10 2 डिजिट और ऐसे ही 49 डिजिट तक 50 डिजिट हो जाएंगी। अगर हम लगातार लिखेंगे 10, 11, 12 इस तरह से 49 तक हम लिखेंगे तो 50 डिजिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी पूरी जो है 50 इंटू 2 50 नंबर हो जाएंगे हमारे, और 50 इंटू 2 100 डिजिट्स हो जाएंगी। 50 नंबर हो जाएंगे 10 से 49 तक और 100 डिजिट्स हो जाएंगी। तो मतलब टोटल 109 हमारी पूरी डिजिट्स हो जाएंगी। तो लास्ट में क्या नंबर आया? 49 नंबर आया। 49 मतलब 9 लास्ट में, तो 9 में एक ऐड कर देंगे +1, तो लास्ट में 0 आ जाएगा, जो कि 5 और 2 दोनों से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर जो होगा, हमें एक ऐड करना है 49 में, तो ऑप्शन A1 सही आंसर है। 72nd क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ 1 लीटर वाटर इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन containing 40% alcohol strength, the strength of alcohol in the new solution will be। मतलब 1 लीटर हमने वाटर ऐड किया, सबसे पहले हमारे पास 5 लीटर एल्कोहल सॉल्यूशन था, जिसमें 40% एल्कोहल थी। 40% मीन्स 2/5 मीन्स 2 लीटर एल्कोहल थी और 3 लीटर वाटर था। ये एल्कोहल थी, ये वाटर था। अब इसमें हमने 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया +1, तो यहाँ पर 2 लीटर एल्कोहल बची और 4 लीटर पानी हो गया। तो हमें अब नई स्ट्रेंथ पूछी है, तो 2 लीटर एल्कोहल और टोटल सॉल्यूशन 6 लीटर 1/3 मतलब 33.33% यहाँ पर एल्कोहल की स्ट्रेंथ है। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। 18 boys can do a work in 24 days while 12 girls can do the same work in 32 days. 18 boys start working and after few days 4 boys leave the job and 8 girls join. If the remaining work is completed in 15 by 23 days, after how many days 4 boys leave? मतलब कुछ बॉयज इतने दिन में काम करते हैं और कुछ गर्ल्स इतने दिन में काम करती हैं। तो इससे हमें एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके बाद 18 लड़कों ने काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद 4 लड़कों ने काम करना छोड़ दिया, उनकी जगह पर 8 लड़कियां और आकर काम करने लगी, और हमें रिमेनिंग वर्क का डे भी दिया हुआ है और हमको निकालना है कितने। सबसे पहले यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। 18 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18B इंटू 24, और वही सेम काम 12 गर्ल्स 12G इंटू 32। तो यहाँ से हम B/G की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 8 3 24, 8 4 जा 32। सो B/G जो हमारा आएगा वो आएगा 8/9। तो यूनिट पर डे मान लेते हैं। यूनिट पर डे मतलब एक बॉय एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और एक गर्ल एक दिन में 9 यूनिट काम करती है। तो हमसे बस अब हम इक्वेशन बना देंगे। यहाँ पर हमें क्या कहेगा, 18 बॉयज स्टार्ट वर्किंग। सो 18 बॉयज स्टार्ट करेंगे और उनकी एक बॉयज की एफिशिएंसी 8 यूनिट है, तो 18 इंटू 8। 18 बॉयज स्टार्ट वर्किंग आफ्टर फ्यू डेज 4 बॉय लेफ्ट, और हम मानते हैं कि ये x डेज तक काम करते हैं। उसके बाद 4 बॉयज लीव द जॉब एंड 8 गर्ल्स जॉइन देम। अब उसके बाद जो है एंड द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड इन 15/23 बाय, मतलब जब 4 लड़कों ने काम छोड़ दिया तब 15/23 दिन में 15 इंटू 15/23 दिन में काम पूरा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 18 की जगह 14 हो गया और इनकी एफिशिएंसी 8 ही थी, प्लस ये तो बॉयज बचे, बॉयज जो काम कर रहे हैं, और गर्ल्स में कितना हुआ, गर्ल्स की एफिशिएंसी 9 थी और 8 गर्ल्स 8 इंटू 9, और टोटल डेज इन्होंने कितना काम किया 15/23, और ये टोटल काम के इक्वल है। आप किसी भी काम के इक्वल रख सकते हैं। मैं यहाँ रख दूंगा 18 इंटू बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 8 इंटू 24। आप ये भी रख सकते, ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पर जी की जगह 9 रख देना। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। आप इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आप यहाँ पर आपकी 4 आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है इसको आप सोल्व करेंगे। यहाँ पे 23 का कोई फैक्टर आएगा, 8 से 8 आप काट देंगे, ये सारा 8, तो यहाँ पर 23 से 23 कट जाएगा। तो फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी।
तो 74th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ शुगर फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 5000 टन्स शुगर पर ईयर। शुगर इज सोल्ड एट 18 पर केजी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 3.2 और लेबर पैकिंग 1.8 कॉस्ट दे रखी है पर केजी और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 2 रुपीज पर केजी। अदर एक्सपेंसेस आर 3 पर केजी और 20% जो होता है वो टैक्स में चला जाता है जो फाइनली जो हम सोल्ड करते हैं। तो प्रॉफिट इसमें पूछा है कि कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमको गुणा भाग यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। टोटल हमने कॉस्ट हमें कितनी बताई है 5000, ये 5000 टन जो टोटल हमारा प्रोडक्शन है। सो 5000 इंटू 1000 ये केजी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको बताया गया है कि 18 पर केजी में बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 18 पर केजी हो गया। और हमारी जो कॉस्ट हमें लगती है, जो हमें इस 18 रुपीज बेचने से पहले जो हम ये बनाते हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगती है हम ऐड कर लेंगे। 3.2, 1.8, 2 और 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 रुपए हमारी वेस्ट चली जाती है। तो 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 8 रुपए ही हमको मिल पाता है। तो हम क्या करेंगे 5000 इंटू 1000 इंटू 8, ये 8 पर केजी, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हुई। लेकिन इसमें से भी हमें बताया गया कि टैक्स हमें निकाल दें 20%, मतलब 1/5, 8 5 जा 40, तो 40 करेंगे और 5 8 जा, तो यहाँ पे 4 करोड़ आएगा। उसमें फिर हम 1/5 करेंगे उसका, तो 8 करोड़ माइनस हो जाएगा। तो 4 करोड़ 80 लाख माइनस होगा, तो 4 करोड़ में से 4 करोड़ का हम सिर्फ 80% ही हमको फायदा हो रहा है। तो 4 करोड़ का 80% आप निकालेंगे तो वो आएगा 3.2 करोड़। तो 3.2 करोड़ इसका आंसर होगा। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पर हमको इतना इसका टोटल जो प्रोडक्शन था वो था, और ये जो ये सेल करता था वो 18 पर केजी में करता था, 18 रुपीज पर केजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18, और इसको जो इसको कॉस्ट पड़ती थी वो 10 रुपये पड़ती थी। तो टोटल हमारी कितनी पड़ी 18 माइनस 10, 8। सो जो हमारी नेट पड़ी जो 8 पर केजी में हमने सेल किया, तो 8 पर केजी से हमारा 4 करोड़ आंसर आया। आप यहाँ देख सकते हैं 8 5 जा 40, 4 उसके बाद 7 जीरो आएंगी, 3 3 6 और 40 की 1 0, तो 4 करोड़ रुपए हमारा हो गया। लेकिन उसको भी यहाँ पर कह रहे हैं कि 20% जो है टैक्स दे रहा है, तो हमें 80% ही उसका 4 करोड़ का 80% निकालेंगे तो 3.2 करोड़ हमारा आंसर होगा। अब अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 75 क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका पेरीमीटर 144 है। तो सेमी सर्कुलर शीट आप यहाँ पे ध्यान रखना कि डायमीटर भी ऐड होगा। सो ये पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी पाई आर प्लस 2r, कितना दे रखा है 144। तो यहाँ पर आप किस तरह का रेडियस निकालनी है, रेडियस आप यहाँ पर कर सकते हैं 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पर आप इसको एलसीएम ले लेंगे 7 और ये 36, 144। आप इसको काटेंगे 36 4, तो रेडियस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28 इसका आंसर है। 76 क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स सो दैट अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। इसका मतलब है हमारे पास 15 प्लेयर्स का एक पूल है, उसमें से हमें एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, और इन 15 में से एक्चुअली हमको एक प्लेयर नहीं लेना, तो हमारे पास 14 ही प्लेयर हैं, उसमें से हमको 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जितने प्लेयर्स में से बनानी है उतना, और 14C11। तो 14C11 का फॉर्मूला क्या होता है 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और 14 माइनस 11 3 फैक्टोरियल। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन इंटू 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, और इंटू ये 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12। तो इसको आप सोल्व करेंगे 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 14, तो 26 इंटू 14 आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू
364 आ जाएगी। 77th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मीन ऑफ 5 consecutive नंबर्स दे रखा है n, इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड द मीन विल बी। ये आप देखते लगा सकते हैं, मीन 1 से इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं 1 2 3 4 5 consecutive नंबर्स है, इनका मीन 3 है, तो इन्होंने कहा 2 नंबर और हम ऐड कर दिए, मतलब consecutive 6 और 7। तो जो 6 और 7, अब इनका मीन क्या होगा, इनका मीन 4 होगा, मतलब 2 नंबर ऐड करने से एक नंबर इंक्रीज होता है मीन पर, तो 4 होगा इस बार। तो 1 इंक्रीज हुआ, 3 से 4 हुआ, तो इंक्रीज बाय 1। 78th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ए और बी की दूरी दे रखी है कितनी, 600 किलोमीटर, और यहाँ पर हमें क्या बताया, अ व्हीकल इज मूविंग टू एंड फ्रो फ्रॉम बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी कंटिन्यूअसली एट 120 किलोमीटर पर आवर। सो 120 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस 600 किलोमीटर आफ्टर 18 आवर्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड ए इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी। तो वो 18 घंटे बाद आपको बताना है कि ए से कितनी दूरी होगी, जबकि वो बी से स्टार्ट हुआ था, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। 600 अपॉन 120, जब बी से वो ए पे चलेगा तो 600 किलोमीटर चलेगा, तो 5 घंटे में वो बी से ए पर आएगा। लेकिन ये चला कितना, 18 घंटे, तो 5 में बी से ए, अगले 5 में ए से बी, फिर अगले 5 में बी से ए, तो यहाँ पर 15 घंटे पूरे हो गए। तो मुझे देखना है कि 3 घंटे, अगले 3 घंटे में वो कितना चलेगा, 120 की स्पीड से 360 किलोमीटर। तो यही 360 किलोमीटर ए से इसकी दूरी होगी। सी इसका आंसर होगा 360 किलोमीटर। नेक्स्ट इज 79 क्वेश्चन। ये 79 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, लॉस ऑन सेलिंग 10 बल्ब्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स, ऑल्सो द प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट करना। ऑल्सो द प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स द लॉस परसेंट when the cost of candle is half the cost of bulb, what is the ratio of selling price of candle to the selling price of bulb। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। ऑल्सो द प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट कॉस्ट ऑफ कैंडल। तो यहाँ पर कैंडल में मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं बल्ब मान लेता हूँ। तो कैंडल की कॉस्ट अगर मैं मानता हूँ, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट ऑफ बल्ब, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट सी से मैं डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2C मान लेता हूँ और इसकी प्राइस C मान लेता हूँ। ठीक है, बल्ब की जो प्राइस है वो डबल है कैंडल से, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट ऑफ बल्ब, तो इसकी हाफ हो गई। उसके बाद मैं सेलिंग प्राइस जो मुझे निकालना है वो मान लेता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल ST मान लेता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल SC और सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब SB। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। उसके बाद हमें क्या कहा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट हुआ है कैंडल्स में, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP ऑफ कैंडल्स, CPC इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP ऑफ, यहाँ पर लॉस किस में हुआ है, लॉस ऑन सेलिंग बल्ब्स, CP ऑफ बल्ब्स रखेंगे यहाँ पे इंटू 100, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। प्रॉफिट हमें कैंडल पे हुआ है तो हमने कैंडल का CP लिया है, और लॉस हमें बल्ब पर हुआ है तो हमने बल्ब का, यहाँ पर बल्ब का CP लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट लाइन से देखना है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। तो यहाँ पर 3 बल्ब्स, 3 सेलिंग प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब कितना है, SB। यहाँ पर आपको हमने, यहाँ पर कैंडल, ये कैंडल की बात है और ये बल्ब की बात है, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ पर 3 बल्ब्स, तो हमने 3 सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब और अपॉन में कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल हमें रखना है यहाँ पर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल कितना है, C इंटू 100 और इज इक्वल टू, अब लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस ऑन सेलिंग 10 वाज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। हमें यहाँ पर 4 कैंडल्स का CP रखना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स, 4 कैंडल्स का SP रखना है, SB, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स 4 SB, और नीचे कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब है 2C और इंटू 100। आपको ये इक्वेशन मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको बनानी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बल्ब, कॉस्ट ऑफ कैंडल, कॉस्ट ऑफ बल्ब माना, जब हाफ दे रखा है तो
कॉस्ट ऑफ कैंडल C माना और बल्ब को 2C मान लिया डबल, ये C से कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमने मान लिया, सेलिंग प्राइस कैंडल का SC और सेलिंग प्राइस बल्ब का SB। उसके बाद हमें प्रॉफिट और लॉस इक्वल दे रखा है कैंडल और बल्ब पे, तो हमने वही मान लिया प्रॉफिट जितना भी हुआ होगा और कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो हुआ है वो कैंडल पर हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग कैंडल्स, और यहाँ पर लॉस जो हुआ है बल्ब पर हुआ है, तो उसका जो बल्ब का CP है वो नीचे रख दिया। उसके बाद हमें ये क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑन 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, तो हम यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है इसकी जगह SP ऑफ 3 बल्ब्स रख सकते, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, वो प्रॉफिट के इक्वल है, और कैंडल्स दोनों सेम है, 10 कैंडल 10 बल्ब्स, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट रख सकते हैं। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, C से आप C काट लेंगे, 100 से 100 काट लेंगे, तो हमसे अभी पूछा क्या है यहाँ पर SC आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि लॉस जो है लॉस ऑफ सेलिंग 10 बल्ब्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स यहाँ पर SC आएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 या 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, हमसे क्या रेशो पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल बल्ब SC अपॉन SB, मतलब दिस अपॉन दिस, SC अपॉन SB कितना आएगा, 3/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। SB SC है ये हमने यहाँ से निकाला, क्योंकि इन्होंने सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बल्ब्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स, यहाँ पर SC था। लास्ट क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 रेज़्ड पावर 60, और log 3 की हमें वैल्यू दी हुई है 0.477। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स और A रेज़्ड पावर B पूछा हो तो हम उसका log निकालते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है डिजिट में उसमें एक ऐड कर देते हैं। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें 3 रेज़्ड पावर 60 दिया हुआ है, तो हम log करेंगे, log ऑफ 3 रेज़्ड पावर 60, log ऑफ बेस 10 है, 3 रेज़्ड पावर 60 इज इक्वल टू log ऑफ A रेज़्ड पावर B इज इक्वल टू B log A, तो पावर पहले मल्टीप्लाई जाती है, 60 इंटू log बेस 10 इंटू 3, तो ये होगा 60 इंटू जो हमें वैल्यू क्या दे रही है 0.477, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसमें हमें 1 ऐड करना है, 29 जो होगी वो हमारी टोटल नंबर ऑफ 29 जो होगी हमारी वो टोटल नंबर ऑफ इसमें डिजिट्स होंगी, जो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा, जितनी इसमें 3 रेज़्ड पावर 60 में डिजिट्स होंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का जो टेक्नीशियन के एग्जाम में जो अर्थमेटिक पार्ट का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।